हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 4 का यूनिट 4 का लास्ट पार्ट करेंगे, ई काउंसलिंग रिसर्चेज। ई काउंसलिंग के ऊपर कितनी रिसर्चेज हुई हैं, उनमें क्या मालूम हुआ है कि वेदर ई काउंसलिंग इज़ बेनिफिशियल और नॉट, और व्हाट आर द चैलेंजेस। तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो रिसर्चेज हुई हैं उनसे क्या मालूम हो रहा है। जो है मोटा मोटा हम इसको पढ़ेंगे कि बर्क एट ऑल 2008 ने क्या किया, दैट ऑनलाइन थेरेपी वाज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। यानी जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें ये क्या मालूम हुआ कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए जो है ये ई काउंसलिंग जो है, ऑनलाइन थेरेपी का मतलब क्या, ई काउंसलिंग काफ़ी क्या है, ये इफेक्टिव है। फिर इसके बाद इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल ऑनलाइन ट्रीटमेंट वाज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव देन ग्रुप थेरेपी। अब इन्होंने क्या कहा है कि इंडिविजुअल जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट है ये ज़्यादा, यानी इंडिविजुअल एक ही इंडिविजुअल की जो ई काउंसलिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है ज़्यादातर हम पूरे ग्रुप की, क्योंकि हम ईमेल की बात करते हैं, चैट की बात करते हैं, तो ईमेल क्या होता है, मोर इफेक्टिव देन फॉरन। एक आदमी जब ईमेल करता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि जो है सब मिल के। तो इसलिए ये तो ऑब्वियस ही है कि ईमेल के कारण जब हम करते हैं या ऑनलाइन काउंसलिंग जिसकी हम बात करते हैं तो वो जो है इंडिविजुअल के बेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है रादर देन किसी ग्रुप के। तो इसके अलावा क्या, क्लोज एक्सेस वेबसाइट्स वर मोर इफेक्टिव देन ओपन साइट्स। जो ऐसी वेबसाइट जिनमें क्या रिक्वायर्ड स्क्रीनिंग एंड पर्सनल ऑथराइजेशन, कि जिसमें हम कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी का भी वो रहता है कि जितना ज़्यादा ऐसी वेबसाइट जिनके अंदर हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है, ऑथराइजेशन होती है, कहने का मतलब ये है कि जो कि हमारी पर्सनल डाटा सिक्योर रहता है, वो ज़्यादा जो होती है हेल्पफुल होती है। फिर इन्हें मेटा एनालिसिस क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू। इसमें क्या होगा, डेट एग्जामिन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम्स फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। यानी इसमें भी अगर डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, जहाँ पे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी जो है ऑनलाइन थेरेपी काफ़ी क्या है, इफेक्टिव है। दे सजेस्टेड दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम was less important than whether or not therapy support was available। जहाँ पे थेरेपी नहीं भी होता वहाँ पे अगर ऑनलाइन काउंसलिंग, कहने का मतलब है कि फेस टू फेस जब हम बात करते हैं उसकी जगह जब हम अगर ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करते हैं तो डिप्रेशन के केस में भी, एंग्जाइटी के केस में भी जो है, जहाँ पे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी होती है। यानी ई काउंसलिंग का अब तुमने क्या पढ़ा है, इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, लाइक जैसे फेस टू फेस होती है, 1-to-1 होती है, उसी ढंग से क्या होती है, ई काउंसलिंग भी काफ़ी इफेक्टिव होती है इन द केस ऑफ द एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। सिमिलरली इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए अच्छी होती है। थर्डली जो हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं उसके लिए भी। फिर उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग जो है इन्होंने डिफरेंट यहाँ पे स्टडीज़ की बात कर रखी है। फिर स्टडीज इंडिकेट मैनी क्लाइंट्स एंड थेरेपीज होल्ड पॉजिटिव व्यूज टुवर्ड्स ऑनलाइन थेरेपी एंड आर विलिंग टू कंटेम्पलेट इट्स यूज। इन्होंने यहाँ पे पूरी स्टडीज़ के बारे में कहा है, किसने, जितनी अब तक स्टडीज़ हो रही हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे सभी ने कहा है कि सभी लोग विलिंग है किस चीज़ के अंदर, कि ये ई काउंसलिंग के बारे में उन्होंने पॉजिटिव व्यूज़ की बात की है। एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग डज एग्जिस्ट। यानी इसमें भी अगर हम मैरिज काउंसलिंग की बात करते हैं, फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं, उसमें भी ई काउंसलिंग क्या होती है, ईमेल जो है अलाउज फैमिली मेम्बर्स टू रीड एंड रेस्पॉन्ड एट ए टाइम दैट इज सुटेबल टू देम। कहने का मतलब ये है कि फैमिली मेम्बर जो है इसके केस में, क्योंकि हम तो फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे को फैमिली मेम्बर से बात करनी होती है, तो इसके केस में भी क्या होती है, ई काउंसलिंग इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, हेल्पफुल। देयर मेन चैलेंज, अब यहाँ तक हमने ऊपर क्या किया कि इसके जो रिसर्चेज हुई हैं उनसे हमें कैसे मालूम होता है कि ई काउंसलिंग बेनिफिशियल है या नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करें चैलेंजेस, जो हमने ऑलरेडी जो है पेज आपको याद होगा 44 पेज पे हमने काफ़ी डिटेल में किए थे चैलेंजेस। जब हम ई काउंसलिंग की बात करते हैं बहुत सब चैलेंज, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ से ही पढ़ लेते हैं कि जिसमें क्या होता है, लैक ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़। जब फेस टू फेस काउंसलिंग की बात करते हैं तो वर्बल कोई बात कर रहा होता है हम उसके नॉन वर्बल क्यूज़ को भी हम नोट कर लेते हैं। जो काउंसलर होता है वो नॉन वर्बल क्यूज़ को भी नोट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि ईमेल से आप सब चीज़ें कर रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं नॉन वर्बल क्यूज़ की कमी रहती है। फिर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेलीकम्युनिकेशन इन द केस ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट। अगर किसी का ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, उसमें ट्रस्ट का इशू आता है, क्योंकि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हावर मे बी अप्रोप्रिएट वेयर इंटरपर्सनल डायनामिक्स आर डिस्ट्रक्टिव। फॉर एग्जांपल वे कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, अब्यूज़ है, यहाँ पे जो है दिक्कत होती है, कोई इम्प्रिजनमेंट है, वो ठीक है, लेकिन कह रहे कि इस पर ट्रस्ट का भी तो इशू रहता है। ये भी तो नहीं पता कि जो
ईमेल जो है, अगर मान लीजिए सिक्योरिटी की बात करते हैं या किसी के पास किसी की ईमेल का आईडी और पासवर्ड पता है, तो ये भी तो नहीं पता जिससे उसको कॉन्फ्लिक्ट है वो खुद ईमेल कर रहा है या जिससे उसको प्रॉब्लम है वो कर रहा है, किसी ने उसका हैक कर लिया है आईडी पासवर्ड। तो ये सब चीज़ें होती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसमें लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन या ट्रस्ट की जहाँ तक बात होती है वो उसका थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। फिर कंप्यूटर लिटरेसी वाज नॉट ए कंसिस्टेंट रिपोर्टेड कंफर्ट और एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थेरेपी। कई बार जो होते हैं, जो लोग इलिटरेट लोग होते हैं, जिनको जो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा जो कंफर्ट नहीं होता है, उनका ज़्यादा अच्छे से कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाते, उस केस में भी जो है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम में लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर हम जो ज़्यादा लोग कंप्यूटर फेमिलियर नहीं होते। फिर कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ हैव बीन यूज इन फैमिली वर्क विद इन द क्लिनिकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस। लुई एंड रैफेल noted that teleconferencing has been a useful and well received intervention to involve geographically। उनके लिए अच्छा है जो कि जोग्राफिकली सेपरेटेड फैमिली है, डिफरेंट एरिया में लोग रहते हैं, वो ठीक है। तो उन्होंने वही कहा है कि कहीं ना कहीं है कि अगर मान लीजिए कि ऑन द यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन फैमिली थेरेपी फॉर फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, क्या कह रहे हैं ये, वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन वॉज वेल रिसीव्ड। अब क्या है, ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, ऐसी फैमिली जहाँ पे किसी को कोई इंजरी हुई है, जहाँ पे मतलब कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी ऐसे लोगों को बेनिफिट रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, क्यों ऐसे लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो उनको काफ़ी इससे जो है हेल्पफुल भी रही। काफ़ी उन्होंने कहा कि 88% रेटिंग दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इटसेल्फ मॉडरेटली टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो इसमें क्या है कि कई सब चीज़ें हैं कि कोई इसको वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो कहीं पे इसको जो है बेनिफिट भी हमारे को दिखाई देता है। इंटीग्रेट, हाउ टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट ऑनलाइन थेरेपी, यही बहुत बड़ा है कि जो हम जब बात करते हैं फेस टू फेस की, तो ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे को नहीं मालूम होता। अगर इंटीग्रेशन थेरेपी की बात करते हैं तो ऑनलाइन के केस में पता नहीं चलता कि हमारे को कौन सी क्योंकि हम फेस टू फेस बात कर नहीं पाते, ईमेल के थ्रू जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रहता है कि हम जो है कौन सी थेरेपी को उसको इंटीग्रेट करने के लिए काउंसलर के पार्ट के ऊपर भी एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो सेवरल स्टडी सजेस्टेड नीड फॉर ट्रेनिंग फॉर स्टाफ दैट इज स्पेसिफिक टू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे वही बात आई कि जहाँ पे हम आईटी की बात करते हैं, ईमेल की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो स्टाफ को जो उसको यूज़ कर रहे हैं उसको ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो कई लेवल पे वो कहते हैं हाई लेवल ऑफ यूज़ बाय रूरल जो लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, कि उनको पता ही नहीं होता कि पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है इंटरनेट का, क्योंकि उनको जहाँ पे वो रहते कई बार जो लेडीज़ होती हैं वो नहीं जो है गाँव में जो लेडीज़ होती हैं वो नहीं उनको इतना फेमिलियर होती हैं। इसके अलावा कि इफ़ सेफ्टी procedure are in place for women who are seeking help regarding domestic violence and feel ashamed or need to find ways that will not alert the perpetrator for the assessing help। अब वो कह रहे ऐसे में मान लीजिए हम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं, है ना, अगर कोई लेडी जिससे कोई प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है या कहीं पे वो कुछ ऑनलाइन की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जिसके लिए बोल रही है वही उस चीज़ को सुन ले, तो फिर तो और उल्टा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी की बात जरूरी है इसके अंदर। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ये जो है हमारे को ऑनलाइन की जगह जो है फेस टू फेस जो होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो मार्जिनलाइज पीपल जो होते हैं उसके जैसे रिफ्यूजीज हैं, कल्चरली लिंग्विस्टिकली डाइवर्स पीपल होते हैं, ऐसे लोग जो कि जिनके दोज हु विद नो एक्सेस टू इंटरनेट है, इन लोगों के लिए दिक्कत है। कोई और जैसे ऑनलाइन किसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वहाँ पे भी दिक्कत है। तो इस टाइप की सब कुछ चीज़ों के अंदर जो है कहीं ना कहीं इसमें हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा पीपल विद ऑनलाइन फेमिलियर विद द ऑनलाइन एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू यूज़, ऐसे लोग जिनको अच्छे से आता है इंटरनेट के बारे में पता है, ऑनलाइन वो अच्छे से यूज़ करते हैं चीज़ों को, तो फिर उनके तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है इन कंपेरिजन टू यूज़ ऑफ फेस टू फेस थेरेपी इंटरनेट सपोर्ट ग्रुप्स बाय स्किनर। इन्होंने जो है रिसर्च की हुई है कि जो लोग कंप्यूटर फेमिलियर, जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट फेमिलियर होते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो ये सारा उसी के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस है, कहाँ पे आईटी स्किल्स की बात करते हैं, कहाँ पे हम डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं, कहाँ पे हम ट्रस्ट की बात करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल ग्लिचेस की हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें हैं इसके जब हम चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं, सब इन्होंने वही बात कर रखी है।
यहाँ से अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एथिकल इश्यूज़ इन काउंसलिंग में क्या होता है कि हम जब काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर को काउंसलिंग करने से पहले कुछ एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर उनको काउंसलिंग करनी होती है। जैसे इन मच ऑफ द डिस्कशन ऑफ एथिकल डायमेंशन ऑफ अप्लाइड डिसिप्लिन, जैसे मेडिसिन है, एजुकेशन है, काउंसलिंग है, उन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले जो एथिकल प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसमें क्या है बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, टोटल 4 होते हैं। नंबर 1 पे हम किसकी बात करेंगे, बेनिफिसेंस की। दीज आर कौन, नंबर 1 पे बेनिफिसेंस, ये 4 प्रिंसिपल तो नंबर 1 पे है बेनिफिसेंस, जिसमें क्या है हमारे को एनहांस द क्लाइंट वेलबींग, सबका भला सोचना है। जब काउंसलिंग होती है उसका मेन पर्पस क्या रहता है, एनहांस द क्लाइंट वेलबींग। फिर है नॉन मेलफिसेंस। नॉन मेलफिसेंस का मतलब क्या है, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, अवॉइडिंग डूइंग हार्म टू द क्लाइंट। एटॉनमी, हर एक को रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ द पर्सन टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर हिमसेल्फ, एटॉनमी देनी है उसको, अपनी खुद की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। फिडेलिटी, ट्रीटिंग एवरीवन इन फेयर एंड जस्ट मैनर, हर एक को इक्वल ट्रीट करना है, हर एक को एक जैसा बिहेव करना है, ट्रीट करना है, दिस कॉल्ड द फिडेलिटी। अब क्या, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद काउंसलिंग रिसर्च। कौन कौन से हैं, देखिए सम ऑफ द मोर फ्रिक्वेंट डायलेमा। अब हमने क्या किए, 4 हमने फिर से इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सा है, बेनिफिसेंस, जिसके अंदर हमारे को क्लाइंट का क्या करना है, सिर्फ उसका जो है भले की हम बात करने, तो काउंसलिंग होती है उसके क्लाइंट के भले के लिए होती है। फिर होते हैं नॉन मेलिफिसेंस, यानी कि हमें किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, नॉन मेलिफिसेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया 2। सेकेंड, थर्ड हमने किसकी बात की है, जिसके अंदर हम एटॉनमी की बात करते हैं, हम एक दूसरे को एटॉनमी, ताकि जो क्लाइंट है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाए। फोर्थ हमने क्या की, फिडेलिटी यानी हर एक को जो इक्वल तरीके से उनको ट्रीट करना है, हर एक को फेयर वे में, कहीं कहीं पे भी हमने पार्शियलिटी नहीं करनी है। तो ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ डिलेमास आए, स्टडिंग एक्सपेरिमेंटल इनोवेटिव ट्रीटमेंट दैट में कॉज हार्म टू क्लाइंट्स, कि कहीं हम क्या करें, कोई हम कौन से, कोई ऐसा तो नहीं कोई हम कोई नया कोई इनोवेशन करेंगे जिससे हमारे क्लाइंट को नुकसान ना हो जाए। तो कुछ डिलेमास होते हैं जब वो काउंसलिंग करते हैं। फिर एक्सक्लूडिंग पीपल फ्रॉम थेरेपी अनलेस दे टेक पार्ट, ऐसे लोग जो कि अगर थेरेपी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम उनको छोड़ देंगे, है ना, यानी सबका जो है पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ये भी डिलेमा होता है। कॉम्प्रोमाइजिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप, कई बार जो होता है क्लाइंट और काउंसलर के रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है तो आपस में उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो वो भी गलत होता है। रिसर्च इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनियर्स ट्रिगरिंग ऑफ पेनफुल मटेरियल फॉर द, कई बार ऐसे रिसर्च क्वेश्चन होते हैं तो वो भी जो है क्लाइंट के लिए बहुत पेनफुल होता है। तो हमें जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं हमें ध्यान रखना है कि क्लाइंट को कोई भी चीज़ जो है फील ना हो जाए, बुरी ना लग जाए। काउंसलर्स इन रिसर्च स्टडीज फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस और एंक्शियस, कई बार खुद ही वो वो काफ़ी एंक्शियस हो जाते हैं जो काउंसलर, तो उसको वो नहीं होना है, क्योंकि वो तो उसको काम किसके लिए करना है, उसको क्लाइंट के लिए काम करना है, खुद के लिए नहीं करना है, तो इसलिए एंक्शियस या सेल्फ कॉन्शियस को नहीं होना है। यूजिंग आर्किवल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट, यानी विदाउट देयर, कई बार क्या होता है बिना उनके कंसेंट के और केस स्टडी बनाना शुरू करते हैं, वो भी गलत है। तो अनकॉन्शियसली मैनिपुलेटिंग थेरेपी प्रोसेस और कंटेंट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट कन्फर्म टू रिसर्च हाइपोथेसिस, मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं अनकॉन्शियसली कि थेरेपी में हम ऐसे ऐसे करेंगे, अब अपनी तरफ से वो, जो कि वो गलत है, क्योंकि हम अपने आप ये मानना शुरू करते हैं कि हम जो हमारे रिजल्ट जो हैं वो ऐसे आएंगे, खुद ही अपने रिजल्ट को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोएशन arising from asking a current client to take part in research study conducted by their therapy, जबरदस्ती नहीं करनी है, कहीं ना कहीं क्या होता है जबरदस्ती नहीं, जब वो खुद अपनी मर्जी से क्लाइंट जो है ट्रीटमेंट लेना चाहे, काउंसलिंग लेना चाहे, तभी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। अब ये है कि इन्फॉर्म कंसेंट, ये कई बार 3 नंबर के एग्जाम में आए थे। व्हाट डू मीन बाय इन्फॉर्म कंसेंट, कोई भी जो काउंसलिंग शुरू होती है सबसे पहले उसको पूरा बताया जाता है, ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने क्लाइंट को सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव क्या प्रोसेस रहेगा, सबके बारे में उससे
उसको बताना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू डील विद एथिकल डिलेमास इज टू रिलाई ऑन द फैक्ट दैट पार्टिसिपेंट्स हैव बीन फुल्ली इन्फॉर्म्ड। अपना पूरा जो रिसर्च प्रोसीजर है उसके बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देना, रिस्क क्या हो सकते हैं उनके बारे में बताना, अपनी क्या रेस्पॉन्स, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बताना। नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पर्सन कैरिंग, पूरा उनके बारे में देना। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्स, जो स्टडी हम कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बताना कि हम क्यों कर रहे हैं, उसका एम्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे और क्या पार्टिसिपेंट चाहता है उसके बारे में। डिस्क्रिप्शन में कोई भी अगर रिस्क है उनके बारे में बताना। अकाउंट ऑफ मेजर डेट विल बी टेकन टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियल, जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा उसको क्या रखा जाएगा, पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट विल बी डन, जो वो इन्फॉर्मेशन देगा उसका हम क्या करेंगे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसको देना क्लाइंट को। स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू विड्रॉ, कभी भी जो क्लाइंट है स्टडी के बीच में छोड़ के जा सकता है, विड्रॉ कर सकता है। द नेम, address and contact number of the person or professional association to whom the research participant could make a complaint। जब जी मैं एनी टाइम कुछ भी वो छोड़ के जा सकता है और उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर लेना और कहीं पे भी मतलब कि अब उसको कहीं रोकना नहीं है कि टोकना नहीं है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट्स फॉर डीप ब्रीफिंग, जब स्टडी के एंड में उसको जो भी उसने कहा उसके बारे में डीप ब्रीफ करना, उसके बारे में उसको थोड़ा ब्रीफ करना कि आपने ये कहा, उसी के कहने का मतलब उसको पैराफ्रेजिंग करना उसी के वर्ड्स में। फिर बात करेंगे एंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसकी क्लाइंट की सिर्फ उसी के साथ बिना उसकी मतलब कि पूरा उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी, कहीं भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया जाएगा। ए बेसिक नेसेसिटी इन ऑल रिसर्च इज टू डिस्कनेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट आइडेंटिटी, कहीं पे भी उस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकालना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट रिसर्च डाटा इज आइडेंटिफाइड ओनली बाय न्यूट्रल कोड नंबर, जो क्लाइंट है उससे कहीं ना कहीं उसका एक कोड नंबर दे दिया जाए विद द की टू कोड along with the biographical information about research informant stored in secure place के ऊपर उसकी अंडर लॉक एंड की पूरी इसकी इंफॉर्मेशन को रखा जाए, पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाए। और कौन कौन से सेफ गार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी हम क्या क्या बातें करते हैं इसमें, रिमेंबरिंग टू लॉक रूम्स दैट कंटेन रिसर्च डाटा, उसका जो पूरा डाटा है कहीं अंडर लॉक एंड की कहीं लॉकर में रखा जाए। चेकिंग दैट रिसर्च असिस्टेंट्स और टेक्नीशियंस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो उसमें स्टडी जो उसकी काउंसलिंग में और लोग हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स हैं या कोई टेक्नीशियंस हैं, उनको बताया जाए कि जो डाटा है जो अंडर लॉक एंड की उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में उनको भी इम्पोर्टेंस का उनके बारे में उनको क्लियर किया जाए और ये देखा जाए कि कहीं पे कोई डाटा लीक तो नहीं हो रहा है। डिस्ट्रॉइंग नोट्स एंड टेप्स आफ्टर द, जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है, काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जो जितने भी नोट्स हैं, टेप्स हैं, उनको जो है डिस्ट्रॉय करना और ऑफरिंग टू रिटर्न टू, या जो या तो उनको डिस्ट्रॉय करना या जो है जो क्लाइंट है इन्फॉर्मेंट्स है उनको वापस करना। ओमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए रिपोर्ट इफ़ इट विल कॉम्प्रोमाइज द आइडेंटिटी ऑफ द, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें अगर क्लाइंट की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आउट हो रही है, आइडेंटिटी के बारे में पता चल रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना, ओमिट कर देना, निकाल देना। तो इस टाइप से क्या होता है, इफ़ द रिसर्च पार्टिसिपेंट कैन सी द रिसर्च इज डूइंग everything possible to protect confidentiality, then he or she will be more willing to be open, honest। यानी जब क्लाइंट को लगता है, इन्फॉर्मेंट को लगता है कि हाँ उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जा रहा है, तो वो ओपन हो जाएगा, ऑनेस्ट होगा और सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में डिस्क्लोज करेगा। मैनी स्टडीज हाईलाइट कॉन्फिडेंशियल एज ए मेजर इशू रिलेटेड, कई स्टडीज़ में मालूम होता है, इन्होंने स्टडीज़ के नाम दे रखे हैं जहाँ पे ऑनलाइन थेरेपी में कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक करने कहीं ना कहीं इशू रहता है, क्योंकि कंप्यूटर है, हैक हो सकता है, कोई भी कुड एक्सेस एंड प्रिंट मैसेजेस कर सकता है, बैकअप उसका ले सकता है। तो इस टाइप से उन्होंने कहीं ना कहीं सेफ गार्ड्स की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है टेक्निकल जो है इसका बहुत ज़रूरी होता है आपको ऑनलाइन थेरेपी में। जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए, कहीं ना कहीं उसको जिसको बोलते हैं कि उसको कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए कि कहीं ना कहीं डाटा जो है आपके लीक ना हो, उसके लिए उस टाइप के आपको इंतजाम करने होते हैं। तो इस टाइप से ये पूरा जो है हमारा ये फिनिश होता है। यहाँ पे ये पूरा इन्होंने इसी के बारे में कहा है कि कैसे जो इन्होंने स्टडी की है कि द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मेंटल हेल्थ ऑनलाइन वाज एस्टेब्लिश इन लेट 1990s टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी अमंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। कैसे इन्होंने कहा है कि आज की डेट में इन्होंने यहाँ पर
ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया था। इसमें एक और भी जगह एक और चीज़ थी, कुछ जगहों पर आज भी कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन जब काउंसलिंग होती है तो कुछ ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट किया जाता है ताकि जो है किसी की भी इंफॉर्मेशन को जो है वो सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि कोई भी जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ ना कर सके। तो किसी भी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कई आज की डेट में काफ़ी इस टाइप के मेजर्स को यूज़ किया जा रहा है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि हमारा जो है सेकेंड ईयर का जो है सारा 6 मॉड्यूल्स के हमने वीडियोस कवर कर लिए हैं सेपरेट प्लेलिस्ट, और इसी तरह से हमने फर्स्ट ईयर के भी सारी वीडियोस को कवर कर लिया है इन सेपरेट प्लेलिस्ट। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई